वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज एम्प्लॉयमेंट लॉ MBA 4 सेम HR स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में से जो अपना टॉपिक है वो है अपना पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। ये पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट का लास्ट पार्ट 3 है। इसमें हम कुछ प्रोविजंस देखेंगे पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट से। जैसा कि आप देखें तो पहला प्रोविज़न क्या है, होल एंड पार्शली फॉरफिटेड ऑफ ग्रेजुटी, कि कब एम्प्लॉय की जो ग्रेजुटी है वो या तो सारी की सारी फॉरफिटेड हो जाएगी, मतलब रिटर्न नहीं की जाएगी, या फिर उस ग्रेजुटी का कुछ पार्ट पार्शली फॉरफिटेड होगा कि कुछ पैसा रोक लिया जाएगा और कुछ पैसा लौटा दिया जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, होली एंड पार्शली फॉरफिटेड ऑफ ग्रेजुटी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इसका एक केस देखेंगे और उसको हम सोल्व भी करेंगे। फिर हम देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेजुटी ऑफ ए डिसेबल एम्प्लॉय, कि नॉर्मली जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी ग्रेजुटी कैसे कैलकुलेट की जाती है और जो पर्सन डिसेबल है उसकी ग्रेजुटी कैसे कैलकुलेट होगी, उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। और थर्ड जो अपना आएगा वो आएगा ग्रेजुटी अंडर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट, कि ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जो पूरे साल भर काम नहीं करते, कुछ सीजनल पीरियड के अंदर ही वो वर्किंग होते हैं, तो वहाँ के एम्प्लॉई साल भर तो काम करते ही नहीं, साल में से कुछ दिन जो है वो वर्क करते हैं, तो उस समय ग्रेजुटी की कैसे कैलकुलेशन होती है उसको भी हम समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अपना फर्स्ट जो प्रोविज़न है वो है आपका होली एंड पार्शली फॉरफिटेड ऑफ ग्रेजुटी। यहाँ पे केस लेंगे, उसकी हेल्प से हम समझेंगे। An employee working in an establishment which is governed by Payment of Gratuity Act 1972, कि एक एम्प्लॉई है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करता है जहाँ पे पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 लागू होता है। committed a theft in a course of his employment and consequently his service was terminated, और उस एम्प्लॉय ने क्या किया, थेफ्ट की, चोरी की उसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे वो जॉब करता था, और उसके बाद उसकी जो है सर्विस टर्मिनेट कर दी गई। स्टेट इन दिस रीज़न वेदर द ग्रेजुटी पेबल टू हिम शैल बी होली और पार्शली फॉरफिटेड, कि अब हमें बताना है कि ग्रेजुटी कितनी होली, पूरी की पूरी कंप्लीट ग्रेजुटी अमाउंट, या फिर पार्शली, या फिर उसका कुछ पार्ट जो है वो फॉरफिटेड रोका जाएगा, लौटाया नहीं जाएगा, वो हमें बताना है। तो इस प्रॉब्लम को हम जो सेक्शन है ग्रेजुटी एक्ट की वो है सेक्शन 4 सब सेक्शन 6A के अंदर हम समझेंगे। वहाँ पे ये बताया हुआ है कि इन केस ऑफ डैमेज, लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्लॉयर ड्यू टू द विलफुल ओमिशन और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉय, कि यदि कोई एम्प्लॉय नेग्लिजेंटली ओमिशंस, भूलवश, ठीक है ना, वो क्या करता है, एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, तो उस समय एम्प्लॉयर को राइट है कि जितना उसको लॉस हुआ है, जितना उसको डैमेज हुआ है, उतनी ग्रेजुटी को वो क्या कर सके, फॉरफिटेड कर सके। द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी टू द एक्सटेंट ऑफ द लॉस और डैमेज शैल बी फॉरफिटेड बाय द एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे हम ये देखें तो सेक्शन हमने 4 सब सेक्शन 6A के अंदर हमने पढ़ा है, 6B के अंदर और क्या बता रखा है, the gratuity payable to an employee may be wholly or partially forfeited. The service of an employee are terminated on ground of riotous, disorderly conduct, act of violence, committing offence involving moral triplet। इस समय आप देखें तो यहाँ पे जो सेकंड स्थिति है मोरल ट्रिपलेट का मतलब ये है कि उसने जो थेफ्ट किया था उसके वो वाली स्थिति यहाँ पे लागू हो रही है। तो इन दोनों स्थिति में, चाहे उसने थेफ्ट किया है, चाहे उसने कोई झगड़ा किया है, डिसऑर्डरली कंडक्ट किया है, तो उस समय उसको टर्मिनेट किया गया था, और इससे उसकी जो ग्रेजुटी है वो फॉरफिटेड करने की जब बात आती है, तो जब ऐसी स्थिति है कि उसका टर्मिनेशन थेफ्ट के कारण हुआ है, तो उस समय जो उसको ग्रेजुटी का जितना अमाउंट है वो सेक्शन 4 सब सेक्शन 6 आपका B सेकेंड के अंदर जो भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड वर्सेस रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल जो केस था, वहाँ पे डिसीजन आया था कि उसकी ग्रेजुटी का सारा अमाउंट क्या हो जाएगा, फॉरफिटेड हो जाएगा। तो यहाँ थेफ्ट के केस में एम्प्लॉयर को राइट है कि उसकी ग्रेजुटी का अमाउंट सारा क्या कर ले, रोक ले। तो आई थिंक आपको होली और पार्शली फॉरफिटेड ऑफ ग्रेजुटी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, सेकंड केस में आते हैं कि हम कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेजुटी ऑफ ए डिसेबल एम्प्लॉय। जैसा कि आपको पता है कि डिसेबल एम्प्लॉय वो होते हैं जो किसी डिजीज़ के कारण या एक्सीडेंट के कारण वो पहले वाला वर्क नहीं कर पाते, उनकी एबिलिटी नहीं होती। कभी आप गए हों गवर्नमेंट बैंक के अंदर तो आपने देखा होगा कि कुछ एम्प्लॉय इस तरीके के उनको वर्क दे दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने का, क्योंकि वो डिसेबल हो जाते हैं, वो पहले जैसी उनकी एफिशिएंसी नहीं रहती। तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेजुटी ऑफ ए डिसेबल एम्प्लॉय की जब हम बात करें तो उस पर एक केस दे रखा है, मिस्टर ग्रीन एन एम्प्लॉय ऑफ ए येलो लिमिटेड बिकम डिसेबल ड्यू टू डिजीज़ एंड इज़ अनेबल टू डू द सेम वर्क
कि मिस्टर ग्रीन जो हैं एक येलो लिमिटेड कंपनी में काम करते थे, डिसेबल हो गए बीमारी के कारण, अब वो सेम वर्क नहीं कर पा रहे। ही वाज रीएम्प्लॉयड ऑन द रेड्यूस वेजेस, और उनको दोबारा कम वेजेस पर है उसी संस्था में लगा लिया गया। हाउ द ग्रेजुटी ऑफ द मिस्टर ग्रीन शैल बी कंप्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। तो हम मिस्टर ग्रीन की जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी के अंदर हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे वेजेस की, उसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे हम देखें कि सबसे पहले कि नॉर्मल एम्प्लॉई और डिसेबल एम्प्लॉई में डिफरेंस हमें समझ करना जरूरी है कि नॉर्मल एम्प्लॉई जो पहले वाला वर्क था वो कर पाता है, डिसेबल एम्प्लॉई पहले वाला वर्क नहीं कर पाता। तो यहाँ पे ग्रेजुटी एक्ट के अंदर सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 गिवन है, उसके अंदर लिखा हुआ है व्हेन एम्प्लॉई बिकम डिसेबल ड्यू टू एनी एक्सीडेंट और डिजीज एंड इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू डू द सेम वर्क एंड री एम्प्लॉयड ए रेड्यूस वेजेस सम अदर जॉब द ग्रेजुटी विल बी कैलकुलेटेड एज पार्ट। तो हम उसकी ग्रेजुटी कैसे कैलकुलेट करेंगे यदि ऐसी सिचुएशन है। तो आप देखें यहाँ पे, तो पहला है फॉर द पीरियड प्रीसीडिंग द डिसेबलमेंट, कि डिसेबल होने से पहले का भी हम टाइम देखेंगे और उस समय हम देखेंगे कि उसकी ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस लास्ट ड्रॉन बाय द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ डिसेबलमेंट, कि एम्प्लॉय जब डिसेबल हुआ तो उस समय उसकी ग्रेजुटी का जो अमाउंट था डिसेबल होने से पहले, लास्ट ड्रॉन जो बेसिस ऑफ वेजेस था, लास्ट ड्रॉन ग्रेजुटी जो उसको मिलेगी डिसेबलमेंट से पहले वाले टाइम की, तो उसकी हम वेजेस कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद की द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द डिसेबलमेंट के बाद की हम उसकी जो रेड्यूस वेजेस है उसको काउंट करेंगे और हम देखेंगे कि उसका जो कंप्यूटेशन है, जैसे आप देखें यहाँ पे केस भी रखा है भारत कॉमर्स वर्सेस इंडस्ट्रियल राम प्रसाद, उसमें ये डिसाइड हुआ था, इट वाज डिसाइडेड दैट इफ़ फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ क्वांटम ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट और स्टेटमेंट आर बेटर देन एक्ट एम्प्लॉइज एंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट एज सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 maximum amount of gratuity payable to an employee shall not exceed such a amount as may be notified the central government from time to time. The specified amount of the gratuity payable to the एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सीड 20 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे जो ग्रेजुटी की कैलकुलेशन होगी वो 20 लाख से ज़्यादा का अमाउंट नहीं होना चाहिए, ऊपर जो हमने दोनों फॉर्मूले देखें। तो हमने अब ये भी समझा कि कंप्यूटेशन ऑफ डिसेबल एम्प्लॉय के केस में ग्रेजुटी मैक्सिमम 20 लाख होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पे दोनों सिचुएशन देखी जाएंगी कि पहले उसकी क्या वेजेस थी, बाद में उसकी क्या वेजेस थी, उससे हम कंप्यूटिंग फैक्टर से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या ग्रेजुटी बनेगी। फिर हम देखते हैं केस थर्ड है ग्रेजुटी अंडर द सीजनल एस्टेब्लिशमेंट। जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के होते हैं जो साल भर नहीं चलते, जैसे सर्दियों में आप देखें एक विशेष तरीके की गुड्स की हमें ज़रूरत होती है, हमें गर्मियों में आपका डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पे आप सीजनल एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे, जैसे मिस्टर कार्तिक इज़ एम्प्लॉयड इन ए अक्षरा लिमिटेड एज ए सीजनल एस्टेब्लिशमेंट, कि मिस्टर कार्तिक एक संस्था है अक्षरा लिमिटेड, उसमें जॉब करते हैं, वो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है। The factory was in a operation from 1st March to 30th June during the financial year 15-16, कि जो फैक्ट्री है वो 1 मार्च से लेके 30 जून, मार्च का पूरा महीना हो गया, 31 डे है ना, 31 होता है ना, और आपका अप्रैल के 30 और जून के 30, तो 91 डे जो है मार्च, अप्रैल, मई और जून है ना आपका। मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मार्च के 31 है ना, अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 30। तो हमने टोटल डेज देख लिए 15-16 ईयर में कितने दिन वर्क हुई है, फैक्ट्री चली है। मिस्टर कार्तिक वाज नॉट इन ए कंटिन्यूस सर्विस ड्यूरिंग दिस पीरियड, और मिस्टर कार्तिक ने इस टाइम में भी कंटिन्यूस सर्विस में नहीं थे। ही वर्कड फॉर 95 डे, वो खाली 95 डेज इन्होंने वर्क किया। अब हमें बताना है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के अंदर कि उनको ग्रेजुटी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि एस्टेब्लिशमेंट जितने दिन चला उसके 75 डेज यदि एम्प्लॉय वर्क करता है तो उसको ग्रेजुटी मिलती है। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला, तो जो सेक्शन 3 है आपका सबसेक्शन 2 ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट वो बताता है फॉर एनी पीरियड of 1 year or 6 months he has deemed to be continuous service under the employer, such period has actually worked for not less than 75% of the number on day which establishment was operating during such a period। कि उस साल जैसे हमने देखा कि 1 मार्च से लेके आपका 30 जून तक 120 डेज़ होते हैं, उसका 75% जो है उसका निकालें तो 90 डेज़ आता है। तो 90 डेज़ उसका वर्क होना ज़रूरी है। जैसे आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 75% ऑफ द नंबर ऑफ डेज़
विच द एस्टैब्लिशमेंट वाज इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग सच ए पीरियड। तो 120 का 75 निकालेंगे तो 90 डेज़ आएगा। तो 90 डेज से ज़्यादा यदि वर्क किया है, तो कार्तिक ने 95 डे वर्क किया है, तो उसको राइट है ग्रेजुटी का, वो उसको ग्रेजुटी मिलनी चाहिए। तो जो सेक्शन है आपकी ग्रेजुटी एक्ट की, वो सेक्शन बता रही है सेक्शन 3 सब सेक्शन 2A कि कार्तिक को ग्रेजुटी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने उस टाइम पीरियड को क्या किया है, पूरा किया है। तो हमने थर्ड केस को भी यहाँ पे सोल्व किया। तो इस लेक्चर के अंदर हमने इन केस स्टडीज़ को पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।